2025 के इंडो पाक स्टैंड ऑफ में ब्रह्मोस को अच्छी खासी सक्सेस मिली है। अगरचे पाकिस्तान ने कुछ ब्रह्मोस सॉफ्ट किल के साथ मार गिराए हैं, लेकिन अगर आप फुटेज को देखो तो ये काफ़ी पुराने मिसाइल थे, तो इनके सीकर को जैम करना आसान रहा। हार्ड किल के साथ सिर्फ 2 ब्रह्मोस शॉट डाउन हुए हैं, एक रफीकी एयरबेस पर और दूसरा जैकबाबाद में। ब्रह्मोस एक इफेक्टिव वेपन सिस्टम है, तो क्या पाकिस्तान को भी ऐसा ही एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करना चाहिए? तो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल, और चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वैसे देखो तो आप कहोगे कि क्यों नहीं, अगर पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है तो हर्जी क्या है, पाकिस्तान को भी ब्रह्मोस टाइप का मिसाइल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल है, लो अल्टीट्यूड पर ट्रैवल करता है, वॉरहेड साइज भी इनफ है, और लेजर रिंग गायरोस्कोप वाले INS के साथ इसकी प्रिसीशन बहुत जबरदस्त है और इसे जैम करना तकरीबन नामुमकिन है। तो सॉफ्ट किल ब्रह्मोस के नए वर्जन्स के खिलाफ अचीव नहीं हो पाएगी। ऐसा मिसाइल इन्वेंट्री में बिल्कुल होना चाहिए, और फ्रैंकली इंडियन सैम नेटवर्क के अंदर भी कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस थ्रेट को काउंटर कर पाए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ आपके दुश्मन के पास रिएक्शन टाइम सिर्फ चंद सेकंड का होता है, और इंडियन S-400 के मिसाइल इतने बड़े और हैवी हैं कि इतने सेकंड में तो ये खुद को मिसाइल के खिलाफ सही से पोजीशन भी नहीं कर पाएंगे। तो S-400 टाइप के सैम अगरचे फाइटर जेट्स के खिलाफ लॉन्ग स्नाइपर शॉट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल हमारे HQ-9 की तरह, लेकिन क्रूज मिसाइल के खिलाफ, खासकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के खिलाफ जितने इफेक्टिव नहीं है। ज्यादातर हम S-400 को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन इनका वर्क हॉर्स सैम बराक 8 है। अगर आप बराक 8 के मिसाइल डिज़ाइन को देखो तो जो कोई बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइन नहीं है, आपको हाई जी मैनूवर नहीं दे पाएगा, यानी एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स के खिलाफ इफेक्टिव है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ भी चलेगा। लेकिन अगर आप मान लो इसका मुकाबला CM-302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हो, जो कि बाय द वे होगा भी, क्योंकि पाकिस्तान नेवी का इस वक्त का टॉप ऑफ द लाइन एंटीशिप मिसाइल CM-302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इंडियन नेवी का सबसे एडवांस्ड सैम बराक 8 है, तो इन दोनों सिस्टम्स का आमना सामना तो यकीनी है। सुपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ आपके पास रिएक्शन टाइम सिर्फ 8 से 10 सेकंड का होता है, तो बराक 8 क्योंकि हॉट लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ आता है, तो 4-5 सेकंड तो मिसाइल के ट्यूब से बाहर आने में ही लग जाते हैं, और सुपरसोनिक थ्रेट के चलते टाइम ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो बराक 8 पुराना डिजाइन है, कोल्ड लॉन्च कैपेबिलिटी नहीं है, तो सुपरसोनिक थ्रेट्स को काउंटर करने की सलाहियत नहीं रखता। हम कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया के पास भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को काउंटर करने की सलाहियत नहीं है, तो पाकिस्तान को सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना चाहिए, राइट? देखिए यहाँ पे एक्चुअली 2 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, सुपरसोनिक मिसाइल रैमजेट प्रोपल्जन के साथ आता है, और रैमजेट टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया को भी ये टेक्नोलॉजी रशिया से मिली है, इन्होंने खुद डेवलप नहीं की, बट ओवर द टाइम इन्होंने रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया है। पाकिस्तान के लिए चाइना एक ऑप्शन रह जाता है, लेकिन वो भी कहेंगे कि आप हमसे रेडीमेड CM-302 मिसाइल खरीद लो, टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? ऊपर से रैमजेट इंजन आपको सेपरेटली इंटरनेशनल मार्केट से भी नहीं मिल सकता। जब पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल डेवलप किया था तो इसका टर्बोजेट इंजन यूक्रेन से खरीदा था, फिर ओवर द टाइम इस इंजन को लोकलाइज किया गया, और अब NTJ V1 हमारा खुद का टर्बोजेट इंजन है। रैमजेट इंजन हमें मार्केट से नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि CM-302 को अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस किया जाए और फिर इसके इंजन को रिवर्स इंजीनियर किया जाए, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और हमें कम से कम भी 5-10 साल तो लगेंगे। इतनी देर में ये वैसे ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बन जाएगी। इंडिया के पास इस वक्त 1500 से 2000 ब्रह्मोस मिसाइल है, और हर साल ये 200 मिसाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नंबर्स में भी हम इंडिया को काउंटर नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मोस सन 2000 की टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह से सैम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, आने वाले वक्त में इसे इफेक्टिवली काउंटर किया जाएगा। तो हमें माजी में नहीं जाना, बल्कि सोचना यह है कि फ्यूचर की नीड्स क्या है। आने वाला वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल का है। फॉर्चुनेटली हाइपरसोनिक 2 कैटेगरीज में आ रहे हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल बेस्ड ग्लाइड व्हीकल्स, और दूसरे स्क्रैमजेट इंजन पर बेस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी पर तो पाकिस्तान की अच्छी खासी कमांड है,
जेन्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने सुपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। यानी हमारा जो फतह 3 मिसाइल आया है ये डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर के साथ सेपरेबल री एंट्री व्हीकल पर मुश्तमिल है। इसकी रॉकेट मोटर हाई सुपरसोनिक स्पीड पर री एंट्री व्हीकल को थ्रो करती है, खुद सेपरेट हो जाती है और री एंट्री व्हीकल अपने टारगेट को हिट करती है। फतह 3 एक कम्प्लीटली न्यू डिजाइन है। अगरचे इसकी रॉकेट मोटर अभी सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड दे पा रही है, लेकिन 750 किलोमीटर की रेंज वाला फतह 4 ज्यादा पावरफुल रॉकेट मोटर के साथ आएगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये मिसाइल लो हाइपरसोनिक स्पीड के साथ आएगा। मेरा यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रेंथ है और हमें इसी स्ट्रेंथ पर खेलना है। अमेरिका के पास सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की सलाहियत है, लेकिन इन्होंने आज तक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑपरेशनलाइज नहीं किया, क्योंकि इसकी नीड और स्ट्रेंथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की नीड अगरचे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इसी को बेस बनाकर सुपरसोनिक से भी ज्यादा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की जरूरत है। अगर आप इंडिया को ही देखो तो इनका फ्यूचर एंटीशिप मिसाइल एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका बूस्टर पावरफुल रॉकेट मोटर के साथ आता है जो इसे हाइपरसोनिक स्पीड देता है और सेपरेट हो जाता है। इसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए दूसरे स्टेज का एक तो डिजाइन काफी एफिशिएंट है, ऊपर से रॉकेट मोटर भी लगाई गई है ताकि एंडो एटमॉस्फेयर में भी स्पीड मेंटेन रहे। पाकिस्तान को भी अब आगे मूव करना है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब हमें चीजों को फ्यूचर के हिसाब से लेकर चलना है और हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से बैलिस्टिक बेस्ड ग्लाइड व्हीकल्स आर द वे टू गो। तो दोस्तों, उम्मीद है चीजें अंडरस्टैंडेबल थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।